Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about हेनरिक जोहान इब्सन। हेनरिक जोहान इब्सन का एक वेल renowned ड्रामा जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है दैट इज़ अ डॉल्स हाउस। तो अ डॉल्स हाउस के जो राइटर हैं हेनरिक जोहान इब्सन, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में आज हम जानेंगे और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बताऊंगी ऑल अबाउट अ डॉल्स हाउस। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी लाइफ ऑफ हेनरिक जोहान इब्सन। सो हेनरिक जोहान इब्सन जो थे वो नॉर्वेनियन थे एंड ऑन 20th मार्च 1828 को उनका जन्म हुआ था एंड ही डाइड ऑन 23rd मई 1906। ठीक है, नॉर्वेन प्ले राइट थे एंड थिएटर डायरेक्टर ही वॉज ऑल्सो। सो नॉर्वे में उनका जन्म हुआ था। बेसिकली फर्दर उनकी लाइफ जैसे जैसे मूव ऑन हुई और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को उन्होंने एक्सप्लोर किया, बट पर्टिकुलरली ही वॉज बिलोंग विद दी नॉर्वे। ठीक है, सो आगे एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर। थिएटर डायरेक्टर थे, तो बीइंग अ थिएटर डायरेक्टर उनको फाउंडर भी माना जाता है ऑफ द मॉडर्निज्म इन थिएटर। थिएटर में उन्होंने मॉडर्निज्म को भी इन्वेंट किया था। ठीक है, मॉडर्नाइज चीज़ें जो थी, थिएटर को मॉडर्नाइज किया या मॉडर्नाइज थीम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इनटू द थिएटर। एंड इब्सन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ रियलिज्म। उन्हें फादर ऑफ रियलिज्म भी बोला जाता है। रियलिज्म है बेसिकली एक लिटरेरी टर्म है। रियलिज्म का मतलब होता है थिएटर में जो भी रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आर डेली लाइफ होती है उनको रिप्रेजेंट किया था, उनको एग्जैक्टली मिरर आउट किया था ऑन दी स्टेज, ऑन दी थिएटर। एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले राइट्स ऑफ हिज टाइम, और उनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले राइट भी माना जाता है। तो इस पोर्शन से आपको क्या पता चलता है कि मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निज्म को उन्होंने प्रमोट किया था थिएटर्स में, प्लस रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आर डेली लाइफ को भी उन्होंने प्रमोट किया। जो रियल लाइफ होती है, जो डे टू डे आर रियल लाइफ होती है सोसाइटी की, फैमिली की या फिर एक ह्यूमन बीइंग की, उस रियलिस्टिक पिक्चर को उन्होंने प्रेजेंट किया था इनटू द थिएटर। तो उनको रेफर किया जाता है एज द फादर ऑफ रियलिज्म टू। He is the most frequently performed dramatist in the world after Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के बाद में सबसे ज़्यादा जिनके ड्रामास को परफॉर्म किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो हेनरिक जोहान इब्सन ही है। And A Doll's House was the world's most performed play in 2006. 2006 में इस प्ले को पर्टिकुलरली थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत बार परफॉर्म किया गया था। After Pear Giant, Ibsen abandoned verse and wrote in realistic prose. बेसिकली पेयर जाइंट एक अनादर ड्रामा है ऑफ हेनरिक इब्सन। तो हेनरिक इब्सन ने अपने जो ड्रामा पेयर जाइंट के बाद में उन्होंने वर्स में ड्रामास को लिखना बंद कर दिया था और रियलिस्टिक जो प्रोज थी, जो डेली कॉन्वर्सेशन जिस लैंग्वेज में जिस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में उसी लैंग्वेज में उन्होंने अपने ड्रामास को इंस्क्राइब किया, राइट। Later on, several of his later dramas were considered scandalous to many of his era. बेसिकली उनके बहुत ज़्यादा ड्रामाज ऐसे हैं, बहुत सारे ड्रामाज ऐसे हैं, ए डॉल्स हाउस भी उनमें से एक है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ को फेस करना पड़ा, बहुत सारे क्रिटिसिज्म को उनको फेस करना पड़ा था अपने ड्रामाज की वजह से। जब यूरोपियन थिएटर वॉज एक्सपेक्टेड टू मॉडल स्ट्रिक्ट मॉरल्स ऑफ फैमिली, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जब यूरोपियन थिएटर बेसिकली उनके एरा में एक्सपेक्ट करता था या थिएटर्स में पर्टिकुलरली वो ही ड्रामास को परफॉर्म किया जाता था जो कि बेस्ड होते थे अपॉन द फैमिली मोरालिटीज़ पे या प्रॉपर जो भी प्रायोरिटीज़ होती है ऑफ द फैमिली, मॉरल प्रायोरिटीज़ जो भी होती है फैमिली की, उनको रिप्रेजेंट किया जाता था थिएटर्स में और यही एक्सपेक्ट किया जाता था हर थिएटर डायरेक्टर को। लेकिन यहाँ पे हेनरिक इब्सन जो थे उन्होंने यूनिकली या डिफरेंटली अपने थिएटर में जो भी ड्रामास थे उनको एग्जीक्यूट किया। रियलिस्टिक पिक्चर को उन्होंने प्रेजेंट किया इनटू हिज थिएटर, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट था जो कि एक्सपेक्टेशंस हुआ करती थी उस टाइम पे थिएटर्स की उससे।
तो उसी वजह से उन्हें बहुत सारे क्रिटिसिज्म या कंट्रोवर्सीज को फेस करना पड़ा था. Ibsen's later work examined the realities that lay behind the facades, revealing much that was disquieting to a number of his contemporaries. तो और बहुत सारे ऐसे ड्रामाज थे, क्योंकि इब्सन ने अपने मोस्ट ड्रामाज में जो रियलिटीज़ हैं उन्हीं को एग्जामिन किया था. उन्होंने रियलिटी को ही प्रेजेंट किया था, जो कि उनके कंटेम्प्रेरीज राइटर्स जो भी थे, थिएटर डायरेक्टर्स जो भी थे, उनके जस्ट ऑपोजिट थी. उनके जो भी थीम्स हुआ करते थे, जो राइटिंग स्टाइल हुआ करती थी, दैट वाज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. He had a critical eye and conducted a free inquiry into the condition of life and issues of morality. वो क्रिटिकली हर चीज़ को देखते थे, एग्जामिन करते थे पर्टिकुलरली हर चीज़ को, और जो भी रियल लाइफ कंडीशंस हुआ करती थी उनको उनमें झांक के देखते थे, उसमें पिप आउट करते थे वो. एंड जो भी मॉरली जो भी इश्यूज होते थे डेली लाइफ में, उनको ही वो एग्जामिन करते थे, और क्रिटिकली उनको एग्जामिन करके एनालिसिस करके और फिर वो उसको थिएटर में प्रेजेंट करते थे, अपने ड्रामास की थीम में एग्जीक्यूट करते थे. Ibsen lived for 27 years in Italy and Germany and rarely visited Norway during his most productive years. नॉर्वे जब वो 27 ईयर्स तक उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया था इटली और जर्मनी में, तो इटली और जर्मनी का जो कल्चर था, जो ट्रेडिशंस थे उस टाइम के, उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे वो. और उस ड्यूरेशन में, उस 27 ईयर्स में वो नॉर्वे नहीं गए थे. एंड ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फैमिली. ठीक है, हाई क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था, जो कि पैट्रिशियन मर्चेंट फैमिली थी, जो कि इंटरट्वीन थी ऑफ द इब्सन एंड पॉस फैमिली. ठीक है, दोनों फैमिलीज़ में उनका ब्रिंगिंग अप हुआ था. तो इस वजह से एक सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही वेल सेटल्ड फैमिली थी उनकी. लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग बिलोंग विद सच अ सोफिस्टिकेटेड फैमिली, उनको बहुत सारे फेलियर्स का, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, जो क्रूशियल सर्कमस्टांसेस थे उनको फेस करना पड़ा था उनको. और जो भी, इसीलिए वो रियल जो भी चीज़ें थी वो उनको पर्दे पे उतार पाते थे, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली फेस किया था, हर लाइफ में डिफ़िकल्टीज फेस की थी उन्होंने. एंड इब्सन शेप्ड हिज ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑफन मॉडल कैरेक्टर्स आफ्टर फैमिली मेम्बर्स. जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनके सराउंडिंग्स थे, उन्हीं में से वो कैरेक्टर ऑप्ट आउट करते थे और उन्हीं को ड्रामाज में एग्जीक्यूट करते थे. ही वॉज द फादर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिगर्ड इब्सन. सिगर्ड इब्सन उस टाइम पे 1903 टिल 1905 2 to 3 ईयर्स वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रहे थे. उन्हीं के फादर हेनरिक इब्सन है. एंड इब्सन्स ड्रामाज हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अपॉन कंटेम्प्रेरी कल्चर. उस टाइम का जो कल्चर था उस पे उनके ड्रामास का बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, इम्पैक्ट पड़ा था. लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हुए थे, और इन बोथ वेज, नेगेटिव और इन पॉजिटिव. तो ये तो था अब तक का इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ हेनरिक इब्सन. होप आपको पता चल गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट ही हैड. अब हम बात करेंगे ऑल अबाउट द पर्टिकुलर ड्रामा, दैट इज़ अ डॉल्स हाउस. सो अ डॉल्स हाउस जो है वो एक 3 एक्ट प्ले है, सबसे पहली चीज़. एंड द प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर द वे इट डील्स विद द फेट ऑफ मैरिड वुमेन. इस ड्रामा में एक ऐसी औरत को प्रेजेंट किया गया है कि ऐसी औरत का कैरेक्टराइजेशन हुआ है वो इज़ मैरिड, एंड जो कि बहुत अनसेटल्ड होती है, और वो अपने आप अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी अपने लिए वो फेट चूज़ करती है, या जो भी अपने लिए ड्रीम्स देखती है, वो फुलफ़िल नहीं कर पाती है ड्यू टू द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. तो एक तरीके से फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फेमिनिस्ट थीम उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है थ्रू दिस ड्रामा. It aroused a great sensation at the time and caused a storm of outraged controversy that went beyond the theatre, the world, newspapers and society. इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर ड्रामा की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट हुआ था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी, लोगों में गुस्सा भी आया था इस ड्रामा को देख के, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस ड्रामा में जो कि उस टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं थी बाय द थिएटर्स. तो बेसिकली इस ड्रामा को जब मैं डिटेल आउट करूँगी, दैन यू विल कम टू नो
कि सोसाइटी उस टाइम का जो कल्चर था, जो ट्रेंड्स थे, जो लोगों की मेंटालिटी थी उसके अगेंस्ट में या उसके थोड़ा ऑपोजिट हम कह सकते हैं ये ड्रामा को लिखा था हेनरिक इब्सन ने, ठीक है। और ये थ्रू आउट वर्ल्ड ये ड्रामा इसीलिए फेमस हुआ था। 2006 में A Doll's House held the distinction of being the world's most performed play that year। और उस पर्टिकुलर ईयर में 2006 में इस ड्रामा को सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया गया था। यूनेस्को ने हैज़ इंस्क्राइब्ड इब्सन्स ऑटोग्राफ्ड मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ डॉल्स हाउस ऑन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2001 इन रिकग्निशन ऑफ देयर हिस्टोरिकल वैल्यू। यूनेस्को ने 2001 में क्यों एक हिस्टोरिकल वैल्यू क्रिएट करने के लिए जो हेनरिक इब्सन का ऑटोग्राफ्ड जो मैन्यूस्क्रिप्ट था डॉल्स हाउस का, उन्होंने रजिस्टर्ड किया था इनटू द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2001, ठीक है। तो इसीलिए भी ये ड्रामा बहुत इम्पॉर्टेंट है उस टाइम के सोसाइटी को, जो रियल लाइफ सोसाइटी, जो रियलिस्टिक जो पिक्चर था बिहाइंड सीन्स ऑफ द रियल लाइफ, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने मिलेगी, राइट। अब एक्सेप्टेबल एग्जैक्टली क्यों नहीं था, क्योंकि कई बार एक कॉमन ह्यूमन नेचर है, रियलिटी कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब लोगों के सामने कोई आप फॉर एग्जांपल इफ पर्सन ए एक्सप्लेन्स द रियलिटी टू पर्सन बी, तो पर्सन बी अपनी रियलिटी जो रियल उसका मिरर है, जो मिरर फेस है, शायद वो उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, रादर दैन द फेकेस्ट और द मोरालिज्म की आप बात करोगे उसके सामने, या फेकेस्ट चीज़ें आप उस इमेजिनेटिव फैंसिस्टिक अगर आप उसके सामने प्रेजेंट करोगे तो शायद ज़्यादा जल्दी वो एक्सेप्ट करेगा। सो सेम विद दिस पर्टिकुलर ड्रामा, इसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया गया था। The title of the play is most commonly translated as A Doll's House. A Doll's House इसका common translation pronunciation है। Though some scholars use a doll house, कुछ scholars इसको a doll house भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जॉन साइमन जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर है, उन्होंने कहा था कि डॉल्स हाउस जो है वो ब्रिटिश टर्म में सही है, बट अमेरिकन इसको क्या बोलेंगे, अ डॉल हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन में भी थोड़ा फ्रैक्शन है ऑफ द ब्रिटिश ट्रांसलेशन एंड अमेरिकन ट्रांसलेशन, तो ये कंफ्यूज मत होना आप इसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ हेनरिक इब्सन एंड अ डॉल्स हाउस। सो होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।